नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। ये प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के संरक्षण के साथ तेजी से विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई स्क्रैप नीति से 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश और रोजगार के हजारों नए अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज के 35% की एक और किस्त जारी की। भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को नियामक की मंजूरी। आईआईटी मुंबई ने इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी की मदद से अधिक जोखिम वाले कोविड रोगियों की पहचान करने की नई तकनीक विकसित की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 53 करोड़ टीके लगाए गए। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए। अगले साल 1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ किया। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। स्क्रैपिंग पॉलिसी से पूरे देश में स्क्रैप से जुड़े सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी, नई सुरक्षा मिलेगी। विशेष रूप से स्क्रैपिंग से जुड़े जो हमारे कामगार हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। संगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों जैसे लाभ भी उनको मिल पाएंगे। इतना ही नहीं, स्क्रैप का काम करने वाले छोटे कारोबारी ऑथोराइज स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए कलेक्शन एजेंट्स का काम भी कर सकते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम से ऑटो और मेटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस व्यवस्था से वैज्ञानिक तरीके से अनुपयुक्त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और बिना अवरोध के वाहनों का आना जाना सुनिश्चित करना समय की जरूरत है। इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नई नीति देश के नगरों में प्रदूषण कम रखने और पर्यावरण संरक्षण करने के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत गहरे महासागर मिशन के जरिए नई संभावनाएं खोज रहा है, वहीं दूसरी ओर अधिकतम उपयोगिता वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा भी दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हम
स्थायी और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है। साथियों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उद्योगों को टिकाऊ और उत्पादक बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि वाहन निर्माण क्षेत्र में हम आयात पर कम से कम निर्भर रहें। श्री मोदी ने उद्योगों से अपील की कि वे आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान दें। सरकार भी इस दिशा में हर संभव सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई नीति से सामान्य परिवारों को हर तरह से फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहला फायदा तो ये होगा कि पुराने वाहन के निस्तारण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिसके पास ये प्रमाण पत्र होगा उसे नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्हें रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। साथ ही पुराने वाहन के रखरखाव और मरम्मत की लागत कम हो जाएगी और नए वाहन में ईंधन की खपत भी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि नई निस्तारण नीति कचरे से कंचन अभियान में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। IIT बॉम्बे ने कोविड रोगियों में सबसे अधिक जोखिम वाले मरीजों की पहचान करने के लिए इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नई पद्धति विकसित की है। संस्थान के प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि किसी रोगी के रक्त रसायन और कोविड से गंभीर रूप से पीड़ित होने के बीच परस्पर संबंध है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल ने ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक निजी स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से प्रायोगिक अध्ययन किया, जिसके 85% परिणाम सही निकले। कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर जयंती शास्त्री ने कहा कि इस तरह का रक्त आधारित परीक्षण भारत में कोविड रोगियों की गंभीर स्थिति का पता लगाने में चिकित्सकों का सहयोग करेगा। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से नियामक मंजूरी मिल गई है। देश में ये अपनी किस्म का पहला टीका है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों पर टीके के पहले चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है। इस दौरान इसका कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। क्लिनिकल ट्रायल से पूर्व भी टीके से किसी तरह का खतरा होने का अध्ययन किया गया था, जिसमें पाया गया कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज की 35% की एक और किस्त जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 50% धन जारी किया जा चुका है, ताकि राज्य और जिला स्तर पर अनिवार्य गतिविधियां लागू की जा सकें। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को महामारी के बढ़ने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्यक्रम मंजूर किया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 57,31,000 टीके लगाए गए और 42,295 मरीज संक्रमण मुक्त हो गए। स्वस्थ होने की दर 97.46% हो गई है। कल 40,120 नए रोगियों का पता चला है।
सरकार ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 करोड़ 82 लाख कोविड टीके की खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। मंत्रालय ने कहा कि 59,16,000 खुराक अभी भेजे जाने के क्रम में हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं का कोविड टीकाकरण कम होने की एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने उनसे टीकाकरण के मामले में लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय करने का आग्रह किया है। यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली में दुष्कर्म की शिकार 9 वर्षीय बालिका की हत्या के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जारी पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फेसबुक को भेजे पत्र में आयोग ने कहा कि श्री गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किए गए वीडियो में बच्ची के परिवार की पहचान सामने आई। इस वीडियो में घटना की शिकार बच्ची के पिता और माता के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जो निर्धारित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। आयोग ने फेसबुक से इस वीडियो को हटाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने और फर्जी वोटर आईडी बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आयोग ने कहा कि सहायक निर्वाचक नामावली अधिकारी के कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर ने सहारनपुर के नकुल क्षेत्र में कुछ मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए एक अनधिकृत सेवा प्रदाता के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड अवैध रूप से साझा किए थे। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि डेटाबेस बिल्कुल सुरक्षित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। ये प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के संरक्षण के साथ तेजी से विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई स्क्रैप नीति से 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश और रोजगार के हजारों नए अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड-19 आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज के 35% की एक और किस्त जारी की। भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण ट्रायल को नियामक की मंजूरी। आईआईटी बॉम्बे ने इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी की पहचान की मदद से अधिक जोखिम वाले कोविड रोगियों की पहचान करने की नई तकनीक विकसित की। सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए। अगले साल 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ किया। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत वर्ष 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगले वर्ष 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की अनेक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। 30 सितंबर से प्लास्टिक के थैले की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और इसी वर्ष 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के सभी नेटवर्क तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और चैनलों पर इसे अन्य भाषाओं में भी रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कई प्रमुख कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इनमें देश के 75 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, 75 पहाड़ी दर्रों में सैनिकों का पर्वतारोहण, जनसंपर्क अभियान तथा कई और कार्यक्रम भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर 1971 के युद्ध में भारत की विजय पर आधारित शौर्य गाथा शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक में 20 महत्वपूर्ण लड़ाइयों और भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम विविधता में एकता की भावना को परिलक्षित करते हैं। उन्होंने देश पर बलिदान होने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों की वजह से आयात पर निर्भरता कम हुई है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री ठाकुर ने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के इस अभ्यास का आह्वान किया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में शुरू किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर युवा सेवा और खेल विभाग के प्रधान सचिव आलोक कुमार ने आज श्रीनगर में डल झील के किनारे फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। ये अभियान फिट इंडिया मिशन का एक हिस्सा है, जिसमें फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का नारा दिया गया है, ताकि शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के साथ साथ इसे अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से अपनाया जा सके। 400 से अधिक प्रतिभागियों की दौड़ को हरी झंडी दिखाने के अलावा 20 जिला आधारित टुकड़ियों को भी वर्चुअल मोड के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई। दौड़ समाप्त होने के बाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लॉन्स में एक प्रभावशाली विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। उधर मध्य प्रदेश में आज 6 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की गई। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के 75 चिन्हित स्थानों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। आज फिट इंडिया फ्रीडम रन ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल और बुरहानपुर में आयोजित की गई। ग्वालियर में जहां ऐतिहासिक किले से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता में दिए गए योगदान को याद कर फ्रीडम रन की शुरुआत हुई, वहीं शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि स्थल से इसकी शुरुआत हुई। कल आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित होगी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। देश ने पिछले 8 वर्षों में कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आजादी के बाद से अधूरे रहे कई वायदे पूरे किए गए हैं और कई मुद्दों को सुलझाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अगले 25 वर्षों के बाद जब भारत अपनी स्वाधीनता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो वो एक ऐसा समृद्ध देश होगा जहां सबका साथ सबका विकास के आधार पर सभी लोगों के लिए समान अवसर होंगे। I look forward to the next 25 years and India at 2047, an India that is 100 years of independence. As a country that is truly prosperous, has provided equitable opportunity to every Indian and has made the Prime Minister Narendra Modi ji's promise of Sabka Saath, Sabka Vikas a reality, and a country that is recognized by the rest of the world as a shining example of what a democracy. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। आकाशवाणी 16 अगस्त से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ शुरू करेगी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 मिनट का दैनिक कैप्सूल और दिन की प्रमुख ऐतिहासिक तथा राजनीतिक घटनाओं को शामिल करते हुए सुबह 8:20 पर हिंदी में और सुबह 8:50 पर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी 16 अगस्त से हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अमृत महोत्सव थीम क्विज का भी आयोजन कर रही है। सोमवार से डीडी नेटवर्क उस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं प्रतिदिन 5 मिनट के कैप्सूल का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण डीडी न्यूज पर सुबह 8:55 और डीडी इंडिया पर प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से कल दोपहर 1:30 पर 12 एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू करेगा। प्रत्येक एपिसोड भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विविध विषयों पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। केरल विधानसभा परिसर में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए फूल से पारंपरिक सजावट पूक्कलम की गई। विधानसभा अध्यक्ष एमबी राजेश, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और विपक्ष के नेता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य विधानमंडल सचिवालय ने किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और भागलपुर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। गंगा में जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। पटना में गंगा का जल अब तक के सर्वोच्च स्तर से मात्र 53 सेंटीमीटर नीचे है। 2016 में ये 51.65 मीटर तक बढ़ गया था। सोन और पुनपुन सहित अन्य नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 24 जिलों में कई बड़ी नदियों के उफान पर होने के कारण बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज के दारागंज और झूसी इलाकों में जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी के बाद आज उन्होंने गाजीपुर और बलिया जिलों का दौरा किया। बलिया में सरयू, टोंस और गंगा नदी के उफनाए पानी की वजह से 34 गांवों के लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर और बलिया में अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश के 24 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और लगभग सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। 13 लोग अभी तक लापता हैं, जिनके मारे जाने की आशंका है। जिला प्रशासन ने लापता व्यक्तियों का ब्यौरा भी जारी किया है। मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तड़के युद्ध स्तर पर फिर शुरू किया गया। आज 4 शव निकाले गए हैं। दुर्घटना स्थल से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। ये खिलाड़ी पेट्रोलियम बोर्ड की हॉकी टीम से हैं, जो मंत्रालय के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में काम करते हैं। श्री पुरी ने टीम के सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन्हें नौकरी में समय से पहले पदोन्नति दी जाएगी। श्री पुरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे और आने वाले समय में देश के लिए कई और पदक जीत कर लाएंगे। You have made us proud, but there is a saying कि आपने you have brought glory to the country. There are so many of your seniors who are here who have equally contributed, but you are all part of a journey. ये आपकी responsibility बनती है कि आप खुद you continue this spirit and the streak of excellence, और वो अगली जो जनरेशन आएगी यंगस्टर्स, उन पे भी ऐसी इंथुजियाज्म लाके उनको भी ट्रेन करें, सो दैट जो हॉकी में एटलीस्ट जो हमारी पास्ट ग्लोरी है वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर बने। श्री पुरी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को भी अच्छे खेल का प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए। लोकेश राहुल ने शानदार शतक लगाते हुए सबसे ज्यादा 129 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 83 और विराट कोहली ने 42 रन का योगदान दिया। मेजबान टीम के लिए जेम्स एंडरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। चाय के विश्राम तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए थे। नॉटिंघम में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था। गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ प्रशासक के दायित्व वापस लेने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 593 अंक बढ़कर 55,437 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 165 अंक बढ़कर 16,529 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 1 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 25 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। सोने का मूल्य 215 रुपए बढ़कर 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 590 रुपए उछलकर 62,450 रुपए प्रति किलो हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $71.20 प्रति बैरल के आसपास रही। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स का 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी कल सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित स्टील्थ विध्वंसक कोच्चि और 2 अभिन्न सी किंग हेलीकॉप्टरों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों और उनके मंदिरों पर हुए हमले के सिलसिले में रैपिड एक्शन बटालियन ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। झगड़ा नमाज के वक्त कीर्तन करने की वजह से हुआ था। घटना के विरोध में कई हिंदू संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर और भूख हड़ताल कर हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया। ये प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के संरक्षण के साथ तेजी से विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नई स्क्रैप नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और रोजगार के हजारों नए अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड-19 आपात राहत और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 पैकेज के 35% की एक और किस्त जारी की। भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को नियामक की मंजूरी। आईआईटी मुंबई ने इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी की मदद से अधिक जोखिम वाले कोविड रोगियों की पहचान करने की नई तकनीक विकसित की।
सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 अधिसूचित किए। अगले साल 1 जुलाई से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ किया। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर और लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।